हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो आज मैं लेकर आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में और हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरा डीप में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन को दबा देना। नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल के भी लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। मतलब इसको तो हम डीप में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो देखो गाइस, हमने जब आपको पढ़ाया था डिफरेंशियल रेट लॉ, मैंने एक टर्म पढ़ाया था डिफरेंशियल रेट लॉ। एक टर्म पढ़ाया था हमने डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में। जैसे मैंने लिखा था माइनस dA/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, हमने ऐसे करके कुछ लिखा था। तो दिख रहा होगा यहाँ पे एक डेरिवेटिव है। क्या है गाइज? यहाँ पे एक डेरिवेटिव है। तो अगर हम इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करें और हम इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन निकालें या रिलेशन निकालें, क्या निकालें? इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन निकालें, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा उसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसी को क्या बोलेंगे गाइस? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर है? चलो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सिंपल एकदम, ठीक है। इसको हम वेरियस ऑर्डर्स के लिए निकालते हैं, तो इसीलिए आज का सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा अब मेन टॉपिक, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है गाइस, तो देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या। अगर मैं कोई रिएक्शन अगर मानूं, सपोज ए गिविंग प्रोडक्ट, और मैं बोल दूं ये ज़ीरो ऑर्डर है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखूं, तो कैसा लिखा जाएगा? तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। इसका मतलब गाइस क्या आ जाएगा? हमारा जो रेट आ जाएगा वो रेट आ जाएगा इज इक्वल टू के, मतलब एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूँ दैट फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो रेट होता है, रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे पेपर में कि एक रिएक्शन है जो कि ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है, और अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दे रहे हैं तो रेट पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज या फिर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलो तो आते हैं इसके डिफरेंशियल रेट लॉ पे। डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वो क्या हो जाएगा? हमने रिएक्शन लिखी हुई थी ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस dA/dt इज इक्वल टू के, क्योंकि हमने यही देखा है। अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करेंगे, और उसके लिए मैं क्या करूँगा?
उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डी को यहाँ रखूँगा, बाकी पूरा माइनस और dt को मैं उधर भेज दूँगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। अब इंटीग्रेट भी हम एक लिमिट से करेंगे, हम लिमिट से करेंगे। अब देखो गाइस, लिमिट क्या रखेंगे हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, ए नॉट से कर रहे हैं। ए नॉट क्या होगी हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और हमें पता है कि टाइम के साथ रिएक्शन चलेगी तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, उसकी एक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कुछ कंज्यूम हो जाएगी और कुछ फाइनल बचेगी। तो उस फाइनल बचेगी को हम क्या बोलेंगे, ए टी बोलेंगे या ए बोलेंगे। ए लिख सकता हूँ मैं या फिर मैं ए टी भी लिख सकता हूँ पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब आफ्टर या बोल दो या एट टाइम टी बोल दो। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने 100 मोल से स्टार्ट किया, मैं मोल मान के चलता हूँ अभी फिलहाल। हमने 100 से स्टार्ट किया और हमारे 10 कंज्यूम हो गई, तो 80 क्या होगा, 80 इज़ फाइनल जो कि बच गया, रिमेनिंग। याद रखना जो 80 होता है, ये 80 हमेशा क्या होता है, रिमेनिंग वाला होता है, मतलब जो चीज़ बच जाती है। तो अगर 10 कंज्यूम हुआ तो जो 90 बचा है ना, तो 90 इज़ 80। ठीक है, अब हमें पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। लिमिट्स लगाना बच गया था, तो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी a नॉट से a t। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आर टी इज़ इक्वल टू टी। टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं देखना रिएक्शन को, हमने उसको ज़ीरो मान दिया, और जहाँ तक हम जा रहे हैं मैंने उसको टी मान दिया। ज़ीरो मतलब इनिशियल टाइम, उस पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टी इज इक्वल टू दी मतलब फाइनल टाइम, और उस पर कॉन्सेंट्रेशन जो बची हुई रिमेनिंग होगी आफ्टर रिएक्शन कंप्लीशन, जो भी हो चुका होगा, दैट इज योर ए टी। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन इज x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए टी का आ जाएगा यहाँ पे a। यहाँ पे क्या आ जाएगा a, और अगर आप लगाओगे यहाँ पे लिमिट्स, तो यू विल बी गेटिंग ए टी माइनस ए नॉट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। अब अगर मैं इसको उधर रीअरेंज करूँ तो यू विल बी गेटिंग ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, हम इनकी टर्म्स देख लेते हैं तभी समझ में आएगा हमको। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए टी, तो ए टी क्या होगा गाइस, ए टी होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मैं बोल देता हूँ अमाउंट लेफ्ट, या फिर कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट, समझने के लिए लिख दिया है। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए नॉट क्या लिखेंगे, हम ए नॉट लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टाइम तो टाइम ही होता है, k इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, इसको हम रेट कांस्टेंट के नाम से भी जानेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो यहाँ पे जो रिएक्शन ली है, वो रिएक्शन आपने ली है गाइस, वो रिएक्शन आपने ली है सर, द रिएक्शन इज़ ए गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने रिएक्शन कहीं ऊपर ली थी, ए गिविंग प्रोडक्ट, मैंने रिएक्शन ली है ए गिविंग प्रोडक्ट, मतलब हमारी स्टोशियोमेट्री मैंने रिएक्टेंट की 1 मान ली। अब कुछ के मन में पक्का सवाल उठने वाला होगा कि अगर हम रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री को 1 ना माने, तो मान लो रिएक्शन कुछ न्यू स्टोशियोमेट्री के रखे, न्यू ए गिविंग प्रोडक्ट, तो घबराना तो है ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास जो रेट लॉ आ जाएगा, जो रेट लॉ आ जाएगा, दैट रेट लॉ विल बी ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ माइनस न्यू इंटू के टी। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सीधी सीधी बात है कि ए नॉट के बगल में जो के टी है वहाँ पे न्यू लगा देना है। और होगा क्या कि हमारे टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ना लीनियरली डिक्रीज कर रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज कर रही है। हम सारे ग्राफ को एट द एंड
अगर टाइम बचा तो, वरना एक अगली वीडियो में हम ग्राफ्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन सब साथ में देखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे होता था हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, जहाँ पे ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, और ए नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और के क्या आ जाएगा, के आ जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। तो अगर हमारा अब स्टोशियोमेट्री हम लगा दें तो न्यू ए गिविंग प्रोडक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा गाइस, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस न्यू इंटू के इंटू टी, ठीक है। जहाँ पे न्यू क्या है, जहाँ पे न्यू क्या है, जहाँ पे न्यू है हमारा स्टोशियोमेट्री, जहाँ पे न्यू है हमारी स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर होगा। कभी भी कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, मैं बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं आगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ या हाफ लाइफ टाइम। इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हाफ मतलब आधे से कुछ लेना देना है। तो इट इज़ द टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम पीरियड in which reactant is half consumed, reactant is half consumed, ठीक है। अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट आधा हो गया, और या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 50% ऑफ द रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड। अगर मैं कभी बोल रहा हूँ 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 50% मतलब आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्शन का कंप्लीशन मतलब रिएक्टेंट का कंज्यूम होना। तो अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, और मैं यहाँ पे लिखूँ लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही ए नॉट था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही ए नॉट था, और हमारी 50% कंज्यूम हो गई। तो मैंने ऊपर ही बोला था कि जो हमारा AT होता है वो ये नहीं होता कि कितनी कंज्यूम हो गई, वो होता है कि कंजम्पशन के बाद कितनी रिएक्टेंट बची। तो AT क्या आ जाएगा गाइज, AT आ जाएगा ए नॉट, और इसकी हाफ कंज्यूम हुई है, हाफ कंज्यूम हुई है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। तो ये भी क्या ही बचेगा हमारे पास, ए नॉट बाई टू। तो अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करना चाहें और हम एक्सप्रेशन निकालना चाहें, तो ए नॉट AT की जगह पे आ जाएगा ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ, के इंटू टी हाफ, यहाँ पे अब टी हाफ आ जाएगा। तो टी हाफ क्या आ जाएगा गाइस, सॉल्व करोगे तो ए नॉट बाय 2k। ये हर किसी के लिए नहीं होता है, दिस इज टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज टी हाफ फॉर, दिस इज टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ? जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने वाला, वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला जो है वो ये है कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर हमारी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई तो उसके आगे के लिए हमारा टी हाफ भी आधा हो जाएगा। इसी बात पे करते हैं एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए जिसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट और इसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट्स।
मतलब इट टेक्स ए नॉट से ए नॉट बाई 2 जाने के लिए इट टेक्स 10 मिनट। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम उस ए नॉट से ए नॉट बाई 4 जाएँ तो इस रिएक्शन के लिए हमारा टोटल टाइम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। टोटल टाइम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। अब कुछ बच्चे धड़ाके से देखेंगे ए नॉट से ए नॉट बाई 2 गया 10 मिनट, मतलब वो हाफ लाइफ, और आधा होने के लिए भी 10 मिनट, और 10 + 10 20 बोल के आ जाओगे 20 मिनट्स, विच विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। ये रिएक्शन का ऑर्डर मैं लिख देता हूँ। इस रिएक्शन का ऑर्डर है 0 ऑर्डर। अब करना कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास ए नॉट से ए नॉट बाई 2 10 मिनट जा रहा है, मैंने अभी ही ऊपर बोला कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने अभी ऊपर ही बोला कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब अगर तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो जहाँ पे ए नॉट बाई 2 हो गया, तो ये हाफ हो गया है, हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ना। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो तुम्हारा अगला जो टी हाफ जाएगा वो भी तो हाफ हो जाएगा। मतलब आगे के लिए हमारा कितना लगने वाला है गाइस, 5 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, टोटल टाइम इज 10 + 5 = 15 मिनट्स। 20 मिनट आंसर नहीं आएगा, 15 मिनट्स आंसर आएगा। वो भी तभी आएगा जब 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसे हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। लाइफ टाइम मतलब क्या है, जब वो बेचारा आखिरी में ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो सीधे सीधा मतलब होता है द टाइम फॉर रिएक्शन कंप्लीशन। द टाइम फॉर रिएक्शन कंप्लीशन। अब ज़रा एक चीज़ बताओ, हमने बोला कि हमारी रिएक्शन चलती कैसे है या कंप्लीट कैसे होती है, जब हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होता है। और हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो होती है जो लेफ़्ट ओवर बचता है। तो अगर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो होल रिएक्टेंट कंज्यूम्ड है, होल रिएक्टेंट कंज्यूम, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी नहीं होगी इसमें। होल रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, तो मतलब लेफ्ट ओवर तो 0 है, तो मतलब ए दैट इज द लेफ्ट ओवर पार्ट 0 है। तो मैं बोलूँ कि वो टाइम जिस पे ए = 0 होता है उसको हम लाइफ टाइम बोलते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और लाइफ टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। ये वो फिजिक्स वाला टाउ नहीं है, केमिस्ट्री वाला टाउ है। तो लाइफ टाइम निकालते हैं फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। लाइफ टाइम निकालते हैं चलो फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। लाइफ टाइम फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। हमने अभी ऊपर क्या निकाला था, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या निकाला था, AT = A0 - KT। अब एट t = टाउ, A = 0 हो जाएगा, पक्की बात है ये तो 0 = A0 - K टाउ। तो टाउ = आ जाएगा A0/K, और दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया, दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम कहते हैं बेसिकली ट्रिकी बोल लो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। उसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इतना लंबा चौड़ा जो मैंने बोला, रिलेशन बिटवीन टाइम इंटरवल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं तुमसे अगर बोलूं
इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि तुमसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि तुमको बोल देगा कि हाफ लाइफ कुछ इस तरीके की है, गिवन है, तुमको गिवन है, और तुमसे बोलेगा टाइम बताओ जब 75% कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? जब 75% कंप्लीट हो जाए उसका मुझे टाइम बता दो। अब या तो तुम पूरा प्रोसेस लगाओ, ठीक है, पूरा प्रोसेस लगाओ, हाफ लाइफ दी हुई है तो तुम्हें ए नॉट करके कुछ भी दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, लगाओ और करो। तुमसे बोल दिया गया है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज ओनली वैलिड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी और ऑर्डर में ये मत लगा देना। जो मैं आगे सिखाने जा रहा हूँ वो एक ट्रिक है, वो किसी और जगह पे मत लगा देना। दैट्स अ ट्रिक, कहीं और मत लगा देना, विच इज़ ओनली वैलिड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अब ज़रा मैं आगे बढ़ता हूँ फटाक से। तो वो ट्रिक कुछ इस तरीके की है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तुमसे बोला गया है Tx, पहले मुझे बताओ x क्या है। Tx का मतलब होता है कि रिएक्शन x% कंप्लीट हो चुकी है, x% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उतना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। तो अगर लेफ़्ट ओवर निकालने को पूछे तो माइनस कर देना। तो ट्रिक कुछ इस तरीके की है कि फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं लिख देता हूँ वरना कहीं भी यूज़ कर दोगे तुम लोग इसको। फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली, ये ट्रिक है, ये क्यों खुलना, ये ट्रिक है, एक ट्रिक है फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली, दैट इज Tx by Ty, Tx by Ty is equal to x by y। जैसे कि तुमको 50% ऑफ द रिएक्शन, तुमको 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम पता था ऊपर वाले क्वेश्चन में, और तुमसे 75% का पूछा गया था। तो अगर मैं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ले लूँ तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? T50 मतलब 50% कंप्लीट हो चुका है और 75% का पूछा गया था, तो 50/75, तो वो क्या आ जाएगा गाइज? 2/3। इसका रेशियो 2/3 आ गया। तुमको ये पता है तो तुम ये आराम से निकाल सकते हो, ये कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। अब ये गाइज ध्यान रखना, अगर तुमसे बोल दिया कि A0/4 रिमेनिंग है तो इसका मतलब है कि 25% बचा है, मतलब 75%, 75% हो गया। यहाँ पे तुम्हें वही रखना है जितना कंज्यूम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग मत रख देना, ठीक है। तो ये भी हमारी ट्रिक ख़त्म हुई। अब अगला एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके बिना आप हमेशा ही गलती कर दोगे, वो कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट इन अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, पहले ज़ीरो ऑर्डर को भूल जाते हैं, पहले समझते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट का मतलब क्या है। देखो, जब हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, समझते हो इस बात को? मैंने बहुत ही अर्लियर लेक्चर्स में बताया था, जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कब फॉर्म हो जाएगा? जब हमारा पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। और मैंने अभी ऊपर ही बोला था कि पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि लाइफ टाइम हम पहुंच चुके हैं, उसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। तो अगर एट लाइफ टाइम और आफ्टर लाइफ टाइम और आफ्टर लाइफ टाइम हमारी जो रिएक्शन है, जो कि टाउ होता है आफ्टर लाइफ टाइम, हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका होता है, क्योंकि उसके बाद रिएक्टेंट होता ही नहीं है और रिएक्शन भी रुक चुकी होती है। ये समझ के अच्छे से रख लेना। तो आप बोलोगे सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यार, ये पे आप क्यों करा रहे हो? तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन आ जाए जिस पे तुमसे वो टाइम
ऐसा दे दे क्वेश्चन में कि जो तुमसे टाइम क्वेश्चन में पूछा है दैट इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू टाउ, तो तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम सिंपल मतलब सॉल्व मत करने लगना, मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल के चले आना, ठीक है। और टी लेस देन अगर हमारा टी लेस देन टाउ होगा, अगर हमारा टी लेस देन टाउ होगा तब हमें पूरा रेट इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर समझ ही नहीं आ रहा, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A giving 3B, the initial concentration of reactant is 2 molar, the initial concentration of reactant is 10 molar, 10 molar. Calculate the amount of product formed at t is equal to 2 सेकेंड। तुमसे concentration of B पूछी गई है at t is equal to 2 सेकेंड एंड तुमको दिया गया है k is equal to 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रखना ज़ीरो ऑर्डर का क्वेश्चन देखते ही पहले सॉल्व करने मत लग जाना, पहले चेक कर लेना लाइफ टाइम तो नहीं पहुंच चुके हो। तो मैं अगर इसकी लाइफ टाइम निकालूं तो वो आ जाती है A0/K, हमने ऊपर देखा था लाइफ टाइम आ जाती है हमारी A0/K, ठीक है। तो अगर हम इसकी लाइफ टाइम यहाँ पे निकालने चलेंगे, अगर हम यहाँ पे इसकी लाइफ टाइम निकालने चलेंगे, अगर हम यहाँ पे लाइफ टाइम निकालेंगे तो हमारी लाइफ टाइम आ जाएगी 1.67 सेकेंड्स। मतलब रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 2 सेकेंड से पहले ही। तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इतनी देर से बोलोगे सर आपने इतना तो रायता फैला दिया, बट मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना कैसे है? उसको तुम यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर सीधे सीधे यही कर देना, मैक्सिमम प्रोडक्ट इज स्टोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट upon stoichiometry of reactant into initial concentration of reactant। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे स्टोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इज 3 और नीचे है 2, that will be 3/2 into initial concentration is 10, तो आंसर इज concentration is B is equal to 15 मोलर। मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट जो कि लाइफ टाइम पे फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद तो कोई रिएक्शन होनी ही नहीं है। मतलब ये तो 1.67 सेकेंड पे ही बन गया था और तुमसे पूछा गया था 2 सेकेंड पे, तब तुम बोल सकते हो कि सर उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। तो आंसर है नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट है ही नहीं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आंसर आ जाएगा 15 मोलर। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लास्ट टॉपिक पे, जिसको हम बोलेंगे ग्राफ्स इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे गाइस? ग्राफ्स इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो हमने यहाँ पे देखा था रेट लॉ एक्सप्रेशन से कि A इज इक्वल टू A0 माइनस KT आया।
ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C प्लस एम इंटू एक्स। कंपेयर करोगे तो इंटरसेप्ट क्या आ गया A0 और स्लोप कितना आ गया -k। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि गाइस ग्राफ बनाओ इसका, तो ग्राफ कैसे बनेगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे A प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पे T प्लॉट हो जाएगा, एक्स एक्सेस पे रिएक्शन ऐसे चलेगी। ये तुम्हारा कहलाएगा A0 जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, स्लोप कहला देगा तुम्हारा -k। समझ में आ गया? दूसरा ग्राफ देखते हैं अब। दूसरा इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम देखते हैं इसको। हमने बोला था कि A इज इक्वल टू होता है A0 माइनस KT। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन लूँ तुम्हारी A गिविंग B, मैंने इसको इनिशियली माना A0 पे, दिस इज 0। मैंने बोला कि जितना ये कंज्यूम होके बचा, जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे A0 माइनस एक्स और ये हमें देता था x, जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही बनेगा तो x। तो बेसिकली हमें x चाहिए, हमने यहाँ पे रख दिया A इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स और A0 रख दिया यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया -KT। A0 से A0 कटा, x इज इक्वल टू KT। कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू mx, c यहाँ पे 0 है और m यहाँ पे है k, मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ आ जाएगा गाइस? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे टाइम है और ये ऐसा ग्राफ, ओहो सॉरी एक सेकेंड, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू k, याद रखना। तो अगला ग्राफ जो है हमारे पास, वो है हमारे पास थर्ड ग्राफ। ये फिफ्थ लग गया है गलती से, ये थर्ड है। ठीक है, वो आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। वो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो भाई, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब हमें पता है, अच्छा ये तो हो चुका है, आई एम सो सॉरी। सॉरी आई एम सो सॉरी। अगला आएगा हमारे पास रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम हमें पता है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज कांस्टेंट, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K। सिंपल, ये ग्राफ बन जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, आई एम सो सॉरी अगेन। वैसे तो रेट वर्सेस टाइम भी प्लॉट करेंगे, बट रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगला देखते हैं रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम। तो रेट वर्सेस टाइम गाइस कैसे बनेगा? रेट वर्सेस टाइम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वो भी ऐसे बनेगा क्योंकि रेट इज इक्वल टू K इंटू में A0 माइनस KT होता। अगर A होता तो A0 माइनस KT होता, और लेकिन ये तो इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट ग्राफ पे चलते हैं। अपने 2 ग्राफ और बचे हैं, हमारा चैप्टर ख़त्म हो सकता है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। T हाफ
वर्सेस ए नॉट। ठीक है, फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या होता है, ए नॉट बाई 2k। अगर हम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ही देखें तो के कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा ये के, तब नहीं देख सकते हो इसका वेरिएशन। वेरिएशन तभी देखोगे जब एक कांस्टेंट है और एक का वेरिएशन देख रहे हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, y बराबर mx। ठीक है, टी हाफ और ये ए नॉट, और यहाँ से ख़त्म हो गया हमारा। तो गाइज यही था हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना और नीचे बताना कि आपको कैसा लगा, और मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि लेक्चर्स काइनेटिक्स को तो मैं पूरा कराऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और बाकी भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।